नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। वर्तमान महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान लगातार खेतों में मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आप किसानों तक ऐसी जानकारियां पहुंचाते हैं जिससे आपकी आय में वृद्धि हो सके। आज के कार्यक्रम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। शुरुआत में आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान नारियल का प्रसंस्करण कर सकते हैं। उसके बाद मुलाकात होगी आपकी कामयाब किसान मोहिन सिंह ग्रेवाल से और अंत में जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात करते हैं इस बार के बजट की, जो कि कृषि के क्षेत्र के लिए काफी खास रहा। जी हां, इस बार भी फोकस रहा कि कैसे कृषि के क्षेत्र को गति मिल सके। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। 2022-23 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, नौजवान के जीवन स्तर में बदलाव लाने और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दृष्टि से यह बजट एक तौर से पूरे देश में नई आशा का संचार करने वाला है। इस बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बहुत ही दूरदृष्टि दिखाई है और आने वाले 25 सालों में भारत कैसा होगा, ये झलक इस बजट से दिखाई देती है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय का सवाल है, कृषि मंत्रालय का बजट गत वर्ष 1,23,000 करोड़ था। इस बार वह बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपया हो गया है। कृषि के क्षेत्र में जो बजट की चिंता की गई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृषि क्षेत्र में चाहे कृषि उत्पादन का विषय हो, उत्पादकता बढ़ाने का विषय हो, तिलहन जैसे मिशनों को प्रारंभ करने का विषय हो, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़कर किसान की क्षमता, उसे वाजिब दाम मिले ये सुनिश्चित करने का विषय हो, इस दिशा में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। सरकार एमएसपी पर किसान का उत्पादन खरीदती है, उसके लिए भी अनुमानित 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके इस बजट में रखा गया है। यह निश्चित रूप से देश के किसानों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी बजट में चिंता की गई है। इस प्रकार के प्रावधान से किसान की न सिर्फ आमदनी बढ़ती है, वरन किसान अपने उत्पादन का निर्यात करने में भी सक्षम होता है। किसान की क्षमताएं बढ़ें, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में चिंता की गई है। किसानों की भूमि के डिजिटलीकरण का विषय हो, फसल के मूल्यांकन का विषय हो, ड्रोन जैसी तकनीक से उनके पेस्टिसाइड के छिड़काव का विषय हो, ये सब बहुत ही अभूतपूर्व प्रावधान हैं
और मैं समझता हूँ कि इन प्रावधानों से निश्चित रूप से किसान की आमदनी न सिर्फ दोगुनी होगी, कृषि के क्षेत्र में मूलभूत बदलाव आएगा और किसान की सक्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। सिंचाई के क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में भी सरकार ने पर्याप्त चिंता की है। जैविक खेती का रकबा बढ़े और प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया है। प्राकृतिक खेती पर बल देने के लिए पैसे का भी प्रावधान है और प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय में हमारे कृषि छात्र भी सीख सकें और उसमें दक्ष हो सकें, इसके लिए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में जोड़ने का भी आग्रह किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में अपना अनुसंधान के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म सिंचाई जैसी परियोजनाएं, पानी के सदुपयोग के विषय को देखें तो सूक्ष्म सिंचाई पर तो बल है ही, लेकिन बड़ी परियोजना 44,000 करोड़ की नदी जोड़ो, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कल्पना की गई थी, उसको मूर्त रूप देने का एक सद प्रयत्न इस बजट में हुआ है। केन बेतवा जोड़ेगी तो 62 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 10 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन होगा, बिजली का भी उत्पादन होगा। यह अपने आप में बड़ा कदम है। गांव में हर घर नल से जल मिले, इसलिए जल जीवन मिशन के लिए भी 60,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिले, इसलिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ गांव, गरीब, महिला, किसान, नौजवान, दलित सबकी चिंता की गई है। यह बजट निवेश को भी आमंत्रित कर रहा है और यह बजट रोजगार के भी लाखों अवसरों को सृजित करेगा। इस अच्छे बजट के लिए मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। और अब नजर विज्ञान और किसान पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान नारियल का प्रसंस्करण कर सकते हैं। किसानों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें अपनी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे हमारे किसान अपनी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान घर बैठे ही नारियल का संवर्धन कर सकते हैं, नारियल के प्रसंस्करण से कैसे मूल्य संवर्धन से उन्हें अधिक लाभ हो सकता है। आइए डालते हैं नजर। नारियल की पैदावार दुनिया के 90 देशों में होती है। भारत उत्पादन और खेती के मामले में तीसरे नंबर पर है। दक्षिण भारत में काफी नारियल उगता है। यहीं पर प्रसंस्करण इकाइयां भी बड़ी संख्या में है, जहां तरह तरह के उत्पाद तैयार होते हैं। ये उत्पाद जबरदस्त मुनाफा देते हैं। अशोक हबीब किसी जमाने में अमेरिका में बेहतरीन नौकरी किया करते थे, लेकिन फिर वो नौकरी छोड़कर खुद का कारोबार शुरू करने के लिए वतन लौट आए। कर्नाटक के शिरसी में उनकी अपनी कोकोनट प्रसंस्करण इकाई है। शिरसी को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह थी। प्रसंस्करण में सबसे पहले नारियल का ऊपरी रेशा उतारते हैं, फिर मशीनों के जरिए इसका कठोर खोल हटाते हैं। इस तरह नारियल का गोला निकल आता है। अब इसका ऊपरी छिलका उतारा जाएगा, फिर सफेद नारियल के गोले को काट कर टुकड़े बनाएंगे। उन्हें धोकर मशीन में पीस लेंगे, जिससे बारीक लच्छे बन जाते हैं। इसे बुरादा या गिरी कहते हैं। अभी ये लच्छे गीले हैं, इन्हें एक और मशीन में गर्म भाप से सुखाएंगे, फिर पैकिंग करके बाजार भेज देंगे। प्रसंस्करण इकाई में नारियल से 5 तरह की चीजें मिलती है। ऊपर का रेशा, जिसका इस्तेमाल खेतों में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने में होता है। दूसरा है कठोर शेल,
जो चारकोल बनाने के काम आता है। तीसरा, नारियल का छिलका, इसी से नारियल का तेल निकलता है। चौथा, खराब नारियल जिसे सुखाकर तेल निकाला जाता है। और पांचवा है नारियल का पानी। दुनिया भर में नारियल का मूल्य वर्धन करके 40 से 50 उत्पाद तैयार हो रहे हैं। भारत में फिलहाल नारियल का बुरादा, कोकोनट फ्लेक्स, कोकोनट क्रीम, कोकोनट मिल्क पाउडर, कोकोनट चिप्स और विनेगर जैसे नए उत्पाद बन रहे हैं। आने वाले समय में और भी कई तरह के उत्पाद सामने आएंगे। अगर आप किसान हैं लेकिन प्रसंस्करण के संसाधन आपके पास नहीं है, तो किसी प्रसंस्करण इकाई को सीधे नारियल बेचकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो जाना आपने कि नारियल के प्रसंस्करण के लिए बस आपको एक इकाई लगानी होगी, जिससे आप इसके मूल्य में संवर्धन कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात ऐसे किसानों से करवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया है और अपना नाम बनाया है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लुधियाना के मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल से, जिन्होंने खेती किसानी में विविधीकरण को अपनाया और कामयाबी हासिल की। उनके नवाचारों के लिए उन्हें कई तरह के पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव गंगनवाल में रहते हैं। इनका पूरा बचपन खेत खलियानों के बीच गुजरा था। इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के बाद इनका चयन नेवी में हो गया था। वे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते थे, इसलिए वे फुटबॉल टीम में भी शामिल हो गए। खेल के सिलसिले में मोहिंद्र सिंह को इंडोनेशिया और मलेशिया जाने का भी अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी दाई जांघ में चोट लग गई और नेवी की नौकरी भी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद इनके पास खेती ही एकमात्र विकल्प था। इसी बीच इनकी शादी भी हुई। शादी के बाद मोहिंद्र और इनकी पत्नी मिलकर अपनी सूझबूझ से खेती करने लगे। खेती करते हुए शुरुआत में ही मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने ये जान लिया था कि परंपरागत खेती कर कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में इन्होंने विविधीकरण को अपनाया। मोहिंद्र सिंह ने मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और फल उद्यान जैसे कृषि उद्यमों को शामिल करते हुए कृषि को एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया। मोहिंद्र सिंह ने खेती में बचत के नए प्रयोग किए। इन्होंने गाजर के बीज उत्पादन के लिए गाजर फसल की मशीन से खुदाई की और इससे उन्हें 4,700 रुपए प्रति एकड़ की बचत हुई। इसी तरह आलू की अंतर फसल की खेती करते समय ट्रैक्टर और हल से उन्नत आलू की खुदाई करने से पैसे और मजदूरी की काफी बचत हुई। मोहिंद्र सिंह किसानों को भी समझाते थे कि किन छोटी छोटी बचत से अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। मोहिंद्र सिंह ने भिंडी के बीजों को मशीनी तरीके से निकाला। इससे इन्हें साफ सुथरे बीज प्राप्त हुए। अपनी कड़ी मेहनत से मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने अपनी पैदावार को बढ़ाया और अपनी आमदनी को भी दुगना करने में सफलता हासिल की। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने खेती की दिशा में अपना मुकाम बना लिया। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी द्वारा हिम्मत और उनकी दिखाई सही राह को देते हैं। कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है।
मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल को 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 16 से अधिक बार राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने फार्मिंग विषय पर कई किताबें भी लिखी है। ये किताबें यकीनन किसानों के बहुत काम आती है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। मछली उत्पादन भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। इसका महत्व इसलिए भी काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि इससे लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है। आपको बता दें कि मछली पालन प्राकृतिक तौर पर भी किया जाता है और तालाबों में भी मछली पाली जाती है। किस तरीके से सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है और कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट
pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। हर खेत को पानी मिले और धरती माँ की गोद में हमेशा पानी रहे, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री का भी इस पर काफी फोकस है। आइए जानते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार का इस बारे में क्या कहना है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री के एक विजन है कि जो वर्षा के पानी है उसको कैसे संरक्षण किया जाए। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था विद दी टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब जहाँ बरसे जब भी बरसे पानी के बारिश के पानी को संग्रह करके संयोज करके रखना है। ये कार्यक्रम लोगों की भागीदारी से काफ़ी अच्छा चला। तकरीबन 47 लाख स्ट्रक्चर 43 लाख स्ट्रक्चर हम बनाए थे और काफ़ी जगह पे पुराने जो स्टेप वेल से ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज है उसको रिवाइव किया था। कई लेक्स या कुंड तालाबों को भी हमने रिवाइव किया था, उसका गहरीकरण किया था और लोगों के साथ मिलके गांव में या बहुत गाँव और शहर में भी पुराने जो वाटर बॉडीज जो पोल्यूटेड होके पड़ा था उसको भी हम साफ सफाई करके वो उसी को नेचुरल बर्तन को यूज़ करके पानी पकड़ के रखा था। तो हमारे जो आंकड़े बताते हैं कि काफ़ी जगह पे ये कार्यक्रम चलने के बाद वहाँ के वाटर टेबल्स भी आगे ऊपर आ चुका है, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम आपको बारिश भी अच्छी कई जगह पे काफ़ी अच्छी बारिश भी हुई थी। तो ये वो नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो हमने बनाया उसी की वजह से काफ़ी वाटर सेविंग भी हो चुका है। साथ ही साथ कैच रेन कैंप में हमने 3 और चीज़ किए थे। एक तो ये वाटर जहाँ पे जितने भी वाटर बॉडीज़ है उसी का एक इन्वेंटरी बनाने के लिए, तो देश के जितने भी वाटर बॉडीज़ है उसी का इन्वेंटरी बनाने की कोशिश की। साथ ही साथ साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन प्लान उसी बनाने के भी आदेश दिया गया था, वो भी हो चुका है। वो कई जगह पे काम अच्छी तरह चल चुका है। RD डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमारे साथ ही काम कर रहे, वो लोग बता रहे थे कि 2,03,000 गाँव अभी ग्राम पंचायत में अभी एक्शन प्लान हो चुका है। मतलब 2,70,000 ग्राम पंचायत होना जो पूरे देश में इंडिया में है, उसी में से ऑलमोस्ट 2.03 लाख ग्राम पंचायत में अभी वाटर कंजर्वेशन प्लान बन चुका है। ये तो वेरी सेकेंड इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल पॉइंट था। तीसरा, हमने हर जिला मजिस्ट्रेट्स को आदेश दिया गया था कि आप अपने ज़िला में एक जल शक्ति केंद्र खोला जाए। ये जल शक्ति केंद्र इसलिए है कि पानी के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अभी डिस्ट्रिक्ट्स में तरह डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है। इसी को एक जगह लाने के लिए और एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर पानी के लिए हमने ये जल शक्ति केंद्र खोलने का आदेश दिया था और तकरीबन 350 से ज़्यादा जिला में अभी जल शक्ति केंद्र खोला भी गया है। तो ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल ये था। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा अवेयरनेस जनरेशन भी हो चुका है। ये कार्यक्रम पिछले 6 महीने 8 महीने में बहुत अच्छा चला। नेहरू युवा केंद्र संगठन हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो लोग भी इसके प्रचार में जुड़े हुए थे। कॉर्पोरेट बॉडीज़ साथ आए थे। तो सब मिलके काम करने की वजह से ये जो जल आंदोलन था वो जन आंदोलन बन के काफ़ी सक्सेस हो चुका था हमारे कैच द रेन कैंपेन में। ये कार्यक्रम के सक्सेस के बाद लोगों को पता चला कि इसके वजह से हमारा वाटर टेबल ऊपर आ गया। इस समर में अगर वाटर पानी का किल्लत
बहुत कम हो जाएंगे तो लोगों को दिमाग में आएगा कि रेन वाटर संग्रह करने से कंजर्व करने के लिए हमारा जो समर की दिक्कतें हैं कम हो सकता है, ये तो उसको समझ में आएगा। तो इट विल बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हर साल वो लोग अपने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में उत्सुक रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारे किसान समृद्ध हो और इसके लिए देश से लेकर विदेश तक प्रयास किए जा रहे हैं। कई संस्थाएं इस सपने को साकार करने के लिए लगातार काम कर रही हैं और एक ऐसी संस्था के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद गुप्ता भी किसानों की आय को दुगने करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। और ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर हम सोचें तो एग्रीकल्चर के अंदर मार्केटिंग प्रोड्यूस तो हो जाती है, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग की जो क्षमता है वो बाहर के देशों में बहुत कम है। पर्टिकुलरली जब मैं बाहर के देश बोलता हूँ, मेरा मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। तो अगर हम इंडियन टेक्नोलॉजीज़ मिल के फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ वहाँ पे लगाएंगे, तो उनकी भी ग्रोथ होएगी। और इससे जो हमारी सरकार का ये जो है कि हम आत्मनिर्भर बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये उसकी तरफ एक कदम है कि उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास, सब लोग मिलके इकट्ठे आएँ और इकट्ठे मिलके अपनी चीज़ों को शेयर करें और मिलके काम करें। तो अभी आपने जाना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@ddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कृषि दर्शन को YouTube पर देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। क्या आपके स्तनों में गांठ है? क्या आपके स्तनों में दर्द रहता है?